Hello, dear champions. My name is Tapesh Saxena, and I am very sure that you must be keeping a very good care of your health and fitness, and must be preparing for the upcoming exams very seriously and very sincerely. तो आप सभी लोगों की प्रिपरेशन को सपोर्ट करने के लिए ये रहा आईपी मैट इंदौर 2024 के क्यूए का जो एमसीक्यू सेक्शन होता है उसका पूरा सॉल्यूशन। हमें पता है कि एमसीक्यू सेक्शन जो होता है क्यूए का, इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो 30 क्वेश्चंस को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हर सेशन में आपको 5-5 क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। हर सेशन के एंड में आपको छोटा सा होमवर्क भी दिया जाएगा। तो होमवर्क के लिए आप डेफिनेटली इस सेशन के एंड तक इसको जरूर देखिए और होमवर्क वाला क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग हो जाएंगे और उस क्वेश्चन को फिर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस भी करेंगे। मेरा नाम है तपेश सक्सेना। आई हैव स्कोर्ड 100 परसेंटाइल इन द क्यूए पार्ट ऑफ कैट एंड 99.99 परसेंटाइल इन द एलआरडीआई पार्ट ऑफ कैट। और यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखेंगे सबसे पहले कि इस सेशन से आपको क्या मिलने वाला है या इस सीरीज से आपको क्या मिलने वाला है, तो बच्चों ये पूरी की पूरी सॉल्यूशन सीरीज है जिसमें पूरे सेक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया जाएगा कन्वेंशनल मेथड के द्वारा। उसके बाद उस क्वेश्चन में अगर कोई ट्रिक है, शॉर्टकट है जो कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीख लेना चाहिए तो उसे भी डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद अगर उस क्वेश्चन में कोई भी कॉमन मिस्टेक हो सकती है, आप कर सकते हैं, तो उसकी तरफ भी आपको डेफिनेटली लेके जाएंगे, बताएंगे कि ये मिस्टेक हो सकती है, इसको हमें अवॉइड करना है। एंड देन उस क्वेश्चन में सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, वो क्वेश्चन हमें फर्स्ट गो में सॉल्व करना चाहिए, सेकंड गो में सॉल्व करना चाहिए या सॉल्व करना ही नहीं चाहिए, स्किप करना चाहिए, ये सारे आइडियाज भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास एक पूरे 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत अच्छा मेथड, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाएगी, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें कि इस सेक्शन की एग्जाम में इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको पता ही है कि आईपी मैट इंदौर के एग्जाम में हर सेक्शन का इंडिविजुअली कट ऑफ क्लियर करना स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है। तो इस पेपर में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था वो 35 था, ईडब्ल्यूएस का 26 था, देन 23, देन 18, देन 13 एंड देन 13। अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग कट ऑफ थे। बट अगेन आई गेस कि आप सभी लोगों को पता है कि हर सेक्शन में कट ऑफ क्लियर करने वाले बच्चों की पूरी लिस्ट बनती है और उस लिस्ट में फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और फिर जो कॉल्स हैं वो ऑब्वियसली टॉपर से आना शुरू होते हैं। तो हमारा ओवरऑल स्कोर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा। तो कट ऑफ्स के बारे में सोचना एक बात है सॉरी, लेकिन ओवरऑल स्कोर को बढ़ाने के बारे में सोचना एक दूसरी बात है। और उस हिसाब से हम हमेशा स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि आउट ऑफ 30 कम से कम 15 क्वेश्चंस हमें जरूर अटेम्प्ट करना आने चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम 15। तब कहीं जाके हम अपना सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल स्कोर दोनों को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी फिलॉसफी के साथ, इसी थिंकिंग के साथ ये पूरी सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो चलो फिर अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। The angle of elevation of the top of a pole from a point A on the ground is 30 degree. The angle of elevation changes to 45 degree after moving 20 meter towards the base of the pole. Then the height of the pole in meters is. एक conventional question है, trigonometry का लग रहा है, height and distance का question है। एंड डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इधर कहीं एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पोल है, पोल के टॉप को हम बोल देते हैं टी। उसके बाद पोल का जो बेस है उसको हम नाम दे देते हैं बी। जब हमने पॉइंट ए से टॉप को देखा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री बना। फिर हमने बेस की तरफ मूव करना शुरू किया। थोड़े समय के बाद हम एक पॉइंट पर पहुंचे, सपोज पॉइंट डी, और यहां से जब हमने पोल के टॉप को देखा तो हमारा एंगल बना 45 डिग्री। और अब हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमको कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द पोल, तो हमें वेरिएबल हाइट ऑफ द पोल को ही मानना है। तो हाइट ऑफ द पोल जो है ये हमारा वेरिएबल रहेगा, इसे आप x बोल सकते हैं, या हाइट है तो इसको हम h भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान से देखेंगे ये 45 डिग्री है, इस एंगल को हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा 90 डिग्री ही कंसीडर किया जाता है। उसके बाद ये 45 है, ये 90 है, तो ये 45 हो जाएगा।
किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो वो किस टाइप का ट्राइंगल होता है, रिकॉल करो। दो एंगल इक्वल हैं किसी भी ट्राइंगल में तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, विच मींस कि जो एंगल ऑपोजिट हैं उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर इसको हमने एच लिया है, बी टी जो है वो एच के बराबर है, तो बी डी भी एच हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली अगर बी डी एच है तो ए बी की जो टोटल लेंथ है वो हो जाएगी एच प्लस 20 के बराबर, क्योंकि हमने ए से डी तक 20 मीटर्स का मूवमेंट किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, 20 मीटर्स को हमने मूव किया था। अब उसके बाद अगर ये h प्लस 20 हो गया तो अब इस एंगल का यूज करना है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास टेन 30 डिग्री जो होता है या टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर थीटा के सामने होता है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा बी टी, और बेस थीटा के साथ एडजेसेंट होता है तो वो हो जाएगा बी ए। ठीक है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। बी टी यहाँ पर हमने एच एज्यूम किया है, और बी ए हमें पता चल रहा है कि इट इज एच प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच प्लस 20 इज इक्वल टू √3h, और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व किया तो मेरे ख्याल से ये 20 तो रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में ही, इस h को हम राइट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √3h माइनस h कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें h की वैल्यू निकालनी है तो वो होगी 20/√3 माइनस 1। एंड देन ऑब्वियसली ऐसा तो कोई आंसर ऑप्शन हमें गिवन है नहीं, तो हमें इसे रैशनलाइज करना होगा, विच मीन्स हम √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वेरी सिंपल ऑपरेशन। न्यूमरेटर में आ जाएगा 20 इंटू √3 प्लस 1, डिनोमिनेटर में देखोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर होगा 3, 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 20 2 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा 10, और ब्रैकेट में आ जाएगा √3 प्लस 1, एंड दैट्स इट, क्वेश्चन का आंसर आ गया। मेरे ख्याल से ये सारा काम करने में, इस पूरी सारी प्रोसेस को एग्जाम में परफॉर्म करने में हमें कितना टाइम लगेगा, तो मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट से ज़्यादा लगना चाहिए। क्वेश्चन को रीड करने का, डायग्राम ड्रॉ करने का टाइम और मिला लो तो ज़्यादा से ज़्यादा 90 सेकेंड्स का टाइम। तो 90 सेकेंड्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक एवरेज कैलिबर का बच्चा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, और इसीलिए हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट गो में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल पहली बार जब पेपर देखेंगे तो उस समय भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के कन्वेंशनल क्वेश्चंस हमें फर्स्ट गो में अटेम्प्ट कर लेने हैं। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये हमारे लिए एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, स्कोरिंग क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें कि इसमें कोई शॉर्टकट टेक्निक बनती है क्या, तो शॉर्टकट टेक्निक ऐसे बन सकती है कि ये वाला एंगल 30 है, ये 90 है, तो ये पूरा एंगल 60 है। यहाँ पर 45 बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल 15 होगा। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि 15 के सामने ये जो छोटा सा ट्राइंगल है, 15 के सामने इसमें साइड की लेंथ कितनी है, 20। तो जब ये 15 के सामने 20 है तो फिर 45 के सामने ये h जो होगा वो डेफिनेटली 20 से बड़ा होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ये कहती है कि एंगल जो होता है वो साइड के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होता। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब कि आपने 15 इंटू 3 45 किया तो ऐसा नहीं होगा कि 20 इंटू 3h सीधे 60 हो जाएगा, इतना अंतर नहीं आता, थोड़ा सा अंतर आता है। एंगल तेजी से बढ़ता है लेकिन साइड की लेंथ थोड़ी धीरे धीरे ही बढ़ती है। तो 20 से h जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो h की वैल्यू 20 से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब भी किसी भी ट्राइंगल में 30 डिग्री और 60 डिग्री जैसे एंगल आ जाते हैं तो उसमें √3 का कॉन्सेप्ट लगता ही है। तो आंसर ऑप्शंस में जहां पर भी √3 दिया हुआ है वही आंसर ऑप्शन हमारे होने चाहिए। बाकी आंसर ऑप्शंस को तो आप इमीडिएटली कट कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी ये बहुत बड़े हैं, अगर आप सोचोगे 30 भी काफी बड़ा हो गया। ठीक है, 30 को हम इसीलिए एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर आंसर हमें इंटीजर में आने के चांसेस वैसे भी लग नहीं रहे हैं, तो विद दैट लॉजिक 30 एलिमिनेट हो जाएगा। ये √5 है, √5 2 से भी बड़ा होता है, 2 प्लस 1 3 हो जाता है, 15 इंटू 3 45, तो वो तो बहुत बड़ा हो गया, तो डेफिनेटली ये भी आंसर नहीं है।
उसके बाद ये दोनों बचे, तो ये भी बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये भी आंसर नहीं है। अगेन √3 होता है 1.7 प्लस 1 इज 2.7। 20 इंटू 2.7 करोगे तो मेरे ख्याल से 54 के आसपास वैल्यू आएगी, विच इज अगेन वेरी हाई। इतना बड़ा ये होने वाला नहीं है, ठीक है। तो 100% आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन की पोस्ट सॉल्विंग लर्निंग हम इसे बोलते हैं, या सेल्फ टीचिंग बोलते हैं, कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद खुद की टीचिंग करनी चाहिए, अपने आप को सिखाना चाहिए कि अब अगर ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा आया, ऐसे ही आंसर ऑप्शंस आए, तो क्या हम कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आई एम वेरी श्योर कि इसमें हमने काफी कुछ सीख लिया क्वेश्चन नंबर 1 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये मेरे ख्याल से आ, यस, थोड़ा सा सिंपल सा एल्जेब्रा का एक छोटा सा ट्रिक लग रहा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है एंड यू विल सी कि ये कितनी जल्दी सॉल्व भी हो जाए। मॉड ऑफ x+1 प्लस y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर हमें ये एक और इक्वेशन दी है एंड देन a की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। छोटा सा एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है अलजेब्रा का, वो ये होता है कि अगर हमारे पास मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, तो मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई साइन नहीं होता। ठीक है, तो मैथ्स में हम ये बोलते हैं कि अगर साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव है, विच मीन्स कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती, या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हमने किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, रियल नंबर का स्क्वायर कर दिया, तो वो भी कभी नेगेटिव नहीं होता, इट हैज टू बी जीरो और पॉजिटिव। तो हमें ये पता चला कि ना तो ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, ना ही ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर हमें सोचना यह है कि इन दोनों का सम जीरो कैसे होगा, क्योंकि हम ये बात बचपन से जानते हैं कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव होती है तो उसको काउंटर करने के लिए पॉजिटिव वैल्यू की जरूरत पड़ती है, तब सम जीरो होता है। अगर पॉजिटिव हो हमारे पास तो उसे काउंटर करने के लिए नेगेटिव की जरूरत पड़ती है, तब सम जीरो होता है। तो अगर इन दोनों में से कोई नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई पॉजिटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव को काउंटर करने के लिए नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव चाहिए, लेकिन कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब कोई पॉजिटिव भी नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये दोनों जीरो होंगे। x+1 का मॉड भी जीरो होना चाहिए, y+2 का स्क्वायर भी जीरो होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो x+1 जीरो होगा, y+2 भी जीरो होगा, विच मीन्स x की वैल्यू होगी -1, y की वैल्यू होगी -2, और ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करके और फटाफट a को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन इतना ही सिंपल है। अगर आपको टेक्निक समझ में आ गई तो शायद इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आपको 60 सेकंड से ज्यादा लगने वाले नहीं है, 100%। ठीक है, तो ये हो जाएगा -a, ये हो जाएगा +6a इज इक्वल टू 1, 6a माइनस a दैट विल बी 5a, 5a इज इक्वल टू 1 means a is equal to 1 upon 5. That is the answer. Answer option A is the correct answer. So again the same thing कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन हुआ ये? फर्स्ट गो का क्वेश्चन, एकदम सिटर है, लो हैंगिंग फ्रूट हम जिसे बोलते हैं, राइट, कि सबसे पहले इसी को तोड़ लेना है एग्जाम में। ठीक, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू a, log x टू द बेस 25 इज इक्वल टू b, देन log 10 टू द बेस x विल बी इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां पर अगर ये बेस में x दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर भी बेस में x लाने की कोशिश करनी चाहिए। आई एम वेरी श्योर कि लॉग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम लोगों ने याद कर लिए हैं। लॉग का एक सिंपल सा प्रिंसिपल ये होता है बच्चों कि अगर log x है टू द बेस y, ठीक है, log x है टू द बेस y, और मान लो कि इसकी वैल्यू जो है वो n आ रही है, तो जब हम x और y के प्लेसेस को चेंज करते हैं, हम ये बोलते हैं कि y का log x के बेस पर कितना होगा, तो देन इट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन n। ठीक है, ये ऐसा आ जाता है। ठीक, नाउ अब अगर हम इस प्रिंसिपल को यहां पर अप्लाई करेंगे, इस प्रिंसिपल को यहां पर अप्लाई करेंगे, हाँ जी, तो मैंने क्या बोला कि अगर हमें लॉग का ये बेसिक प्रिंसिपल जो है, ये प्रिंसिपल अगर पता है,
तो डेफिनेटली हम यहाँ पर सबसे पहले तो x को बेस में ला सकते हैं हर इक्वेशन में। हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि log x टू द बेस 4 जो है वो a के बराबर है, और log x टू द बेस 25 जो है वो b के बराबर है। तो इन दैट केस हमें ये पता रहता है कि अगर हम इन दोनों का प्लेस चेंज करेंगे तो log 4 टू द बेस x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a, और यहाँ पर हो जाएगा log 25 टू द बेस x इज इक्वल टू 1 अपॉन b। ठीक है। नाउ अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो एक बात समझ में आती है हमको देखते ही कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। हमें कैलकुलेट करना है log 10 टू द बेस x की वैल्यू। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ, पहले शॉर्टकट बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसकी कन्वेंशनल मेथड बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। शॉर्टकट ये है कि अगर आप 4, 10 और 25 को ध्यान से देखेंगे, 4, 10 और 25 को ध्यान से देखेंगे, तो आपको ये बात पता चलेगी कि 4 का 2.5 टाइम्स होता है 10, और 10 का 2.5 टाइम्स जो है वो होता है 25। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 10 और 4 का रेशियो निकालो तो 10/4 ये कितना आता है 2.5। 25 और 10 का रेशियो निकालो, ये भी कितना आता है 2.5। तो जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में रेशियो सेम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीपी। तो ये नंबर्स किस में है, जीपी में। ठीक है। तो जब नंबर्स जीपी में होते हैं तो उनके लॉगरिथम सेम बेस पर मतलब 4 का लॉगरिथम एक्स पे निकालोगे बेस एक्स, 10 का लॉगरिथम बेस एक्स, और 25 का लॉगरिथम बेस एक्स। तो ये लॉगरिथम जो होते हैं बच्चों, ये हमेशा एपी में होते हैं। किसमें होते हैं, एपी में। राइट। इसका मतलब log 10 जो है वो log 4 और log 25 का एवरेज होगा। तो यहां से तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो log 10 है टू द बेस एक्स वो इन दोनों का एवरेज होना चाहिए, मतलब 1/a 1 प्लस 1/b का एवरेज निकाल दो। एवरेज निकालोगे तो आंसर आ जाएगा a+b/2ab, एंड दैट्स इट। आपका क्वेश्चन जो है वो 30 सेकेंड्स में सॉल्व। बस आपको ये बातें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, कि कोई भी नंबर्स जब जीपी में होते हैं तो सेम बेस पर उनके लॉगरिथम्स निकालो तो वो हमेशा एपी में आते हैं। So in this way you will be able to solve this question in 30 seconds. ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको ये बात नहीं पता होती तो फिर आप क्या करते, तो भी आसान था। आप ये कर सकते हो कि ये जो दोनों इक्वेशंस आपको दिख रही हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड, प्लस। तो जैसे ही आपने log 4 और log 25 को प्लस किया तो आई एम श्योर कि आपको ये रूल पता होगा कि जब हम log x और log y को ऐड करते हैं तो वो हो जाता है log xy। ठीक है, x और y मल्टीप्लाई होते हैं, तो विच मीन्स कि यहाँ पे 4 और 25 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 100 का log टू द बेस x, और यहाँ पर 1/a और 1/b प्लस हो जाएंगे। उसके बाद 100 होता है 10 का स्क्वायर, स्क्वायर का 2 जो है वो log के लेफ्ट में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 log 10 टू द बेस x, दैट इज 1/a प्लस 1/b। अब इस 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दो तो यही वाली एक्सप्रेशन मिलेगी और आपका आंसर आ जाएगा। राइट। तो एज सच अगर कॉन्सेप्ट पहले से पता है थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, नहीं पता है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, बट इन एनी केस ये क्वेश्चन भी हमारा एकदम सिटर है, इसको भी हम फर्स्ट गो में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी हर साइड की लेंथ जो है वो के बराबर है। ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड की लेंथ बराबर होती है, तो अगर एक साइड के है तो हर साइड के ही होगी। इफ अ सर्कल इज ड्रॉन विद डायमीटर AB, then the area of the portion of the triangle lying inside the circle is। ठीक है। तो चलो अगर हम इसको ध्यान से देखें, सबसे पहले इसमें डायग्राम ड्रॉ करना होगा। डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। हमको ये पता है कि ये जो ए बी है ये सर्कल का डायमीटर है, मतलब ए बी के बीच में ही सर्कल का सेंटर आएगा। सेंटर को हम कह देते हैं ओ। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा सी। अगर ट्राइंगल की साइड के है, ए से लेकर बी तक के है, तो ए ओ और ओ बी दोनों कितने हो जाएंगे, तो दोनों हो जाएंगे k/2 के बराबर। ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या कह सकते हैं
क्या कहेंगे यहाँ पर? देखो एक छोटा सा तरीका तो ये लग सकता है कि उन्होंने हमसे ये बोला है कि ये जो ट्राइंगल का पोर्शन है जो कि सर्कल के अंदर है, मतलब सर्कल और ट्राइंगल का कॉमन पोर्शन ये वाला, इसका एरिया हमें निकालने के लिए कहा। तो हम सबसे पहले तो ये सोच सकते हैं कि इसका एरिया जो होगा वो डेफिनेटली इस ऊपर वाले आधे सर्कल से कम होगा। सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो और ये देख लो कि कौन सा आंसर ऑप्शन उससे छोटा है। ठीक है, कैसे कर सकते हो? मैं ये बोल सकता हूँ कि चलो अपन के की वैल्यू जो है वो ले लेते हैं 2, है ना। के की हर वैल्यू के लिए आंसर तो आ ही जाएगा। तो के की वैल्यू को हम 2 एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर 2 एज्यूम किया तो ये वाला पार्ट भी 1, ये वाला पार्ट भी 1, मतलब सेमी सर्कल की रेडियस हो गई 1। और सेमी सर्कल की रेडियस अगर 1 हो गई तो सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आर के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2 के बराबर। अब जो आपका आंसर है वो पाई बाय 2 से छोटा होना चाहिए। आपको हर आंसर ऑप्शन में के को 2 पुट करके फिर चेक करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर के को 2 पुट किया तो के का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4/6, 2/3। 2/3 को 3√3 में मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से 2√3 बचेगा। 3 से 3 कैंसिल, है ना। चलो इसको फिर से बोल देता हूं मैं। अगर मैंने आपसे ये बोला कि के की वैल्यू जो है वो हम 2 ले रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 4/6 इज 2/3, तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस पाई, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 2/3। 2/3 को 3√3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2√3। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई/3। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 पाई/3 जो है वो पाई/2 से बड़ा होता है। 2√3 भी पाई/2 से बड़ा होता है, तो ये सम डेफिनेटली बड़ा आएगा। हमें छोटा आंसर ऑप्शन चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ये जो लास्ट आंसर ऑप्शन है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें बस यही सारे टर्म्स है लेकिन बीच में माइनस। बीच में अगर माइनस होता तो क्या हमारी बात बनती? तो 2√3 माइनस 2 पाई/3, क्या ये पाई/2 से छोटा आएगा? तो ये हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो √3 की वैल्यू है वो करीब 1.7 है। 1.7 इंटू 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3.4। यहाँ पर देखेंगे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 3 कैंसिल, मतलब ये लगभग 2 है। तो 3.4 में से 2 गया तो ये करीब 1.4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो पाई की वैल्यू लगभग 3 को डिवाइड किया तो ये 1.5 है, मतलब दिस आंसर ऑप्शन इज वेरी क्लोज। ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें बाकी के आंसर ऑप्शंस भी चेक करने पड़ेंगे और आपको ये बात समझ में आएगी कि इवन ये वाला आंसर ऑप्शन भी बहुत क्लोज है, ये बहुत छोटा हो जाएगा जब आप वैल्यू रख के देखेंगे। दिस विल बी वेरी स्मॉल। हमें पता है कि ये जो रीजन है ये सेमी सर्कल से थोड़ा सा ही कम है, बहुत ज्यादा कम नहीं है, लेकिन ये वाली वैल्यू बहुत कम आ जाएगी तो ये हटा देंगे। लेकिन फिर भी हमारे पास ये दो आंसर ऑप्शंस बचेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई, एक तरीका बताया। इन केस अगर आंसर ऑप्शंस ये दोनों बहुत क्लोज नहीं होते तो इससे हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन अब अगर ये दोनों बहुत क्लोज आ रहे हैं तो हमें मेथड भी पता होनी चाहिए। मेथड कैसे लगेगी? तो ध्यान से देखो। अगर मुझे ये पता है कि यहाँ पर हमारे सर्कल का सेंटर है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और ये वाली जो रेडियस है सेमी सर्कल की वो आ रही है k/2। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल ने जहां पर सर्कल को इंटरसेक्ट किया हुआ है, जहां पर कट किया हुआ है, उन पॉइंट्स को अगर हम कुछ नाम दे दें, ये तो C है, मान लेते हैं ये D है और ये E है, राइट। तो अब अगर हम O और D को एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, O और E को एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा? तो हमें ये पता चलेगा बच्चों कि ये भी AO सर्कल की रेडियस है, DO भी सर्कल की रेडियस है, सिमिलरली OE भी सर्कल की रेडियस है और OB भी सर्कल की रेडियस है। तो ये चारों रेडियस है। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ADO, इसमें दो साइड तो इक्वल दिख रहे हैं। अब जो बड़ा वाला ट्राइंगल था वो इक्विलैटरल था, मतलब ये वाला जो एंगल था वो डेफिनेटली 60 डिग्री था। अगर ये 60 डिग्री है तो हम ये बोल सकते हैं ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये जो ऊपर का एंगल होगा ये भी तो 60 डिग्री ही आएगा आएगा। तो अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल 60 डिग्री हो गए तो ये तीसरा एंगल भी 60 डिग्री होगा, मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल भी इक्विलैटरल हो जाएगा। सिमिलरली ये जो राइट हैंड साइड में छोटा ट्राइंगल दिख रहा है ये भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ही बनेगा, राइट। तो ये दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गए। इनका एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं, साइड हमें पता है। ठीक है,
उसके बाद ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये सर्कल का एक सेक्टर है 60 डिग्री वाला। तो इसका मतलब अगर हमें एरिया निकालना है, राइट, इंटरसेक्शन पार्ट, इसको हम कौन सा पार्ट बोलते हैं, इंटरसेक्शन, जहां पे ट्राइंगल और सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कॉमन एरिया बना रहे हैं, वो एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो उसमें हमें पता चला कि दो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं जिनका एरिया सेम है, तो किसी भी एक का एरिया निकालो और टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पे साइड जो है वो k/2 है उसका स्क्वायर। तो ये हो गया दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, टू मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर हम देखेंगे सेक्टर का एरिया, तो सेक्टर का एरिया होता है θ/360 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया यहाँ पे कितना आएगा, πr²। तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 2 से 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, लेकिन ये 2 का स्क्वायर 4 और हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो √3/8, और यहाँ पर बचेगा k²। सिमिलरली इधर देखा तो 60/360 1/6, k²/4, 4 इंटू 6 हो जाएगा 1/24, तो 1/24 πk², ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली हमें आंसर ऑप्शन में 24 ही दिख रहा है, तो हम k²/24 इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। यहां से कॉमन निकाला तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√3, k²/24 कॉमन है तो ब्रैकेट में आ जाएगा पाई, तो पाई प्लस 3√3 इंटू k²/24, दैट हैज टू बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट कन्वेंशनली। तो मैंने आपको एक टेक्निक भी बताई, अगर ये दोनों आंसर ऑप्शन बहुत क्लोज नहीं होते तो वो टेक्निक भी काम करती है, तो फिर हमें मेथड भी पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट गो का क्वेश्चन तो नहीं है। इवन इफ अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, आप इसको सॉल्व करना जानते भी हैं, तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, एक मेथड पहले दिमाग में बनानी पड़ेगी, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा, डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका टोटल सॉल्विंग टाइम जो है वो मिनिमम टू मिनिमम 2 मिनट तो आएगा ही, 2 मिनट से ज्यादा ही होगा। तो इसको हम फर्स्ट गो में कंसीडर नहीं करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम आगे सेकंड या थर्ड गो में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको ये बोला गया है कि लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल, ठीक है। एबीसी जो है वो एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी और बी सी बराबर है। डायग्राम हमें गिवन नहीं है, मैंने बनाया हुआ है अलग से, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। तो ए बी और बी ए सी जो है वो इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक। उसके बाद उन्होंने हमसे ये बोला कि एंड डी बी अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमने यहाँ पर कहीं एक पॉइंट लिया, यहाँ पर कहीं एक पॉइंट लिया डी, जिससे कि एंगल बी ए डी जो है वो 30 डिग्री के बराबर हो गया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। देन E इज अ पॉइंट ऑन ए सी, हमने ए सी यहाँ पर भी एक पॉइंट लिया E, सच दैट ए डी और ए ई भी बराबर आ गए, ए डी इज इक्वल टू ए ई। तो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ इट, ए डी और ए ई भी एक दूसरे के बराबर है, ठीक। तो नाउ अब हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल में जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उस ट्राइंगल के दो साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी और ए सी इक्वल है, इसका मतलब अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी डेफिनेटली अल्फा होगा। इस छोटे वाले ट्राइंगल में ए डी और ए ई इक्वल है, ये दिया हुआ है ए डी और ए ई इक्वल, तो इसका मतलब अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा। उसके बाद उन्होंने बोला एंगल सी डी ई बताओ, तो एंगल सी डी ई को हम एज्यूम कर लेते हैं थीटा, थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब मेरे ख्याल से हम सभी लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटेंड किया जाए तो उससे बनता है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल हमेशा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, विच मीन्स कि अगर ये वाला एंगल ए होगा, ये वाला एंगल बी होगा, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये ए प्लस बी होने वाला है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर ऐसा है तो इस ट्राइंगल में फिर आप ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या इस एक्सटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट का हम यूज कर सकते हैं, तो हमें पता चलेगा यस, ये 30 डिग्री और ये अल्फा,
इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर ये पूरा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा जो कि बीटा प्लस अल्फा है। तो हम पहली इक्वेशन बना सकते हैं अल्फा प्लस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। ठीक है। सिमिलरली अब अगर हम इस छोटे से ट्राइंगल में देखें डीईसी में तो ये डीईसी में सीई को एक्सटेंड किया तो ये बाहर की तरफ बीटा बन रहा है। ये बीटा अगर इसका एक्सटीरियर एंगल है तो ये अल्फा प्लस थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। ठीक है ना। अब अगर हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा, या हम बोलते हैं ऐड मत करो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो जल्दी आ जाएगा आंसर। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि अल्फा तो हमें चाहिए ही नहीं। तो अल्फा में से अल्फा माइनस हो जाएगा कैंसिल, 30 डिग्री में से थीटा माइनस होगा तो 30 डिग्री माइनस थीटा ये आपका लेफ्ट में बच जाएगा। फिर बीटा में से बीटा माइनस हो गया ये भी कैंसिल, यहाँ पर बचेगा सिर्फ थीटा। तो माइनस थीटा इस तरफ जाएगा तो ऐड हो जाएगा 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री एंड दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल मेथड, मैथमेटिकल प्रोसीजर, बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड। अब अगर हम सोचेंगे कि इसमें कोई शॉर्टकट है क्या, तो बच्चों देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर ये ट्राइंगल हमने यहाँ पर जैसा ट्राइंगल लिया है वो सिर्फ आइसोसेलेस है, ए बी और ए सी बराबर है, बीसी की लेंथ को अलग लिया है। लेकिन अगर बीसी की लेंथ अलग नहीं भी होती, अगर ये इक्विलैटरल होता या ये राइट एंगल ट्राइंगल होता तो भी तो हमारा आंसर सेम ही आता ना, क्योंकि जो भी आंसर आने वाला है वो हर ट्राइंगल में सेम होगा। इसलिए तो उन्होंने टाइप ऑफ ट्राइंगल हमें मेंशन करके नहीं बताया, राइट। तो सीधी सी बात है कि अगर हम इस क्वेश्चन में टाइम बचाना चाहते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि चलो ठीक है ए बी और ए सी जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन साथ में बी सी भी इनके इक्वल है। मतलब हम एक इक्विलैटरल ट्राइंगल वाला केस ले लेते हैं। और अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल वाला केस लेंगे तो हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है। और जब हम इसमें से 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो एंगल बी ए डी जो है वो अगर 30 बनेगा तो ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री का आधा आधा ही तो होगा। और हमें पता है कि अगर ये 30 हो गया तो ये एंगल बाइसेक्टर है। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होता है, वही मीडियन भी है, वही परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर भी है। तो डेफिनेटली यहाँ एंगल 90 डिग्री बन गया। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है यहाँ से एक लाइन ले लो और ये दोनों बराबर होने चाहिए ए डी और ए ई। तो हमें पता है ये 30 डिग्री है और ये दोनों साइड्स अगर बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो 180 में से 30 माइनस करो 150, 150 को आधा आधा कर दो तो ये 75 हो गया, ये 75 हो गया। अब देखो अगर इस तरफ का एंगल 90 है तो इस तरफ का भी तो 90 ही है। तो अगर ये दोनों 75 हो गए तो ये कितना बचा, तो ये 15 डिग्री, और हमारा आंसर आ गया। यही तो पूछा था हमसे, सी डी ई। ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में इस क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। इन केस अगर आप ये बोलो कि क्या सर यही आंसर हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में आएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा, वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि ये हो गया ए बी, ये हो गया ए सी, फिर एंगल बी ए डी जो है वो 30 डिग्री बनना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल बी ए डी 30 डिग्री ले लिया। ठीक है। मैंने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, मतलब ये एंगल 45 है और ये वाला एंगल भी 45 है। ठीक। उसके बाद ये पॉइंट डी आ गया। अब उन्होंने बोला कि ए डी और ए ई बराबर होने चाहिए। तो ये ए डी है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और ए डी ए ई बराबर है तो ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। अब हमें पता है ये 30 है तो ये 60 होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा 90 था। अब ए डी और ए ई बराबर है तो 180 में से 60 माइनस करो तो आपको पता चलेगा कि 120, तो यहाँ पर भी ये 60 हो जाएगा, राइट। एंड ऑब्वियसली फिर अगर आप देखोगे तो 45 और 30 मिलाकर होता है 75, तो ये पूरा एंगल 75 होगा। इसमें से 60 माइनस कर दो तो ये बचा हुआ पार्ट 15 हो जाए। मतलब कुल मिलाकर जो पॉइंट में प्रूव करना चाह रहा हूँ वो ये कि जरूरी नहीं है कि हम एक अजीब सा ही ट्राइंगल बनाएं, हम कोई स्पेशल ट्राइंगल लेकर भी इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आई बिलीव कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए। और जैसा मैंने शुरू में बोला था कि ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क।
ये भी क्वेश्चन जो है वो इसी क्वेश्चन पेपर का है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप इसे सॉल्व करके रखिए। अगर 5 बॉयज और 3 गर्ल्स एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठेंगे, 8 लोग 8 प्लेस पे बैठेंगे ऑब्वियसली, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि देयर विल बी एटलीस्ट वन बॉय सिटिंग बिटवीन एनी 2 गर्ल्स। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। डेफिनेटली जिन लोगों का आंसर सही आएगा उनको मैं लाइक भी करूंगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो आगे आने वाले सेशंस में उन लोगों के नाम को हाईलाइट भी किया जाएगा। ठीक है, तो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और साथ ही साथ में अपनी हेल्थ और फिटनेस का अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, तो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, टाटा बाय बाय।